हेलो बच्चों, तो आज बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस की। बेटा 3 कोर एरियाज़ हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के रिसर्च को प्रमोट किया गया है। सबसे पहली बात, एक ऐसा कैटलिस्ट इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में बनाना, चाहे वो प्योर एंजाइम है या माइक्रोब है। सेकेंडली, ऑप्टिमम कंडीशंस जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्रिएट करके उस कैटलिस्ट को एक्ट करवाना। एंड फाइनली डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस को यूज़ करके प्रोडक्ट को प्योरीफाई फॉर्म में, चाहे वो प्रोटीन है चाहे वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको ऑब्टेन करना। बायोटेक्नोलॉजी 3 तरह से हमारे लाइफ को अफेक्ट करती है, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर हमने स्टार्ट की एग्रोकेमिकल बेस्ड, जहाँ पे हमने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहते हैं इंडिया का, उनका मेजर कंट्रीब्यूशन इसमें रहा, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे। देन वी शिफ्टेड टू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, बट इसमें प्रॉब्लम आई कि प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी। सो नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप प्लांट्स, जहाँ पे हम नई टेक्निक्स को यूज़ करके इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ के थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। अब फ़ायदा क्या है इनका? इनसे देखिए, सबसे पहला तो जो एबायोटिक पैरामीटर्स होते हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, चाहे वो हम हीट की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, ड्रॉट की बात करें। सेकेंडली, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स थी उसके ऊपर डिपेंडेंस कम हुई, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस थे वो मिनिमाइज हो गए और मिनरल यूजेस की एफिशिएंसी कई गुना बढ़ गई। एंड अल्टीमेटली इससे हम न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं फूड की। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, गोल्डन राइस आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो गोल्डन राइस क्या है? गोल्डन राइस में विटामिन ए की जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से डिजायर्ड कैरेक्टर है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा हो, हम प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब उसके बाद किस किस एरियाज़ में इनको यूज़ किया गया? तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट है, बैक्टीरिया है, फंगल सेल है या कोई भी एनिमल, जिसके जीन को हमने अल्टर कर दिया बाय मैनिपुलेशंस, तो ये प्लांट वेक्टर या वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र के थ्रू डेवलप किए जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बीटी कॉटन। देखो, एक सोयल बैक्टीरियम है बैसिलस thuringiensis, जिसको शॉर्ट में हम बीटी कह देते हैं। ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन जो इंसेक्ट्स की स्पेसिफिक स्पीशीज़ को किल करता है, चाहे वो लेपिडोप्टेरन्स हों, चाहे वो डिप्टेरन्स हों। ये क्रिस्टल कंटेन करते हैं एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो आप पूछ सकते हैं कि फिर ये बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं करता? बच्चा, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है प्रोटॉक्सिन फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता है, ये इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट हो जाता है अपने एक्टिव फॉर्म में। क्यों? क्योंकि एल्कलाइन पीएच जो है इंसेक्ट के एलिमेंट्री कैनाल की, वो इसको एक्टिवेट कर देती है और क्रिस्टल हो जाते हैं सोलेबलाइज। अब ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो है इंसेक्ट की मिडगट के एपिथेलियल सेल्स के साथ बाइंड करके पोर्स क्रिएट कर देता है। और पोर क्रिएट होने से बच्चा होता क्या है कि सेल की स्वेलिंग हो जाती है और अल्टीमेटली लाइसिस की वजह से डेथ ऑफ द इंसेक्ट। जो बीटी टॉक्सिन है ये स्पीशीज स्पेसिफिक हैं, जैसे क्राई 1AC और क्राई 2AB कॉटन बोलवॉर्म्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जबकि क्राई 1AB को हम यूज़ करते हैं कॉर्न बोरर्स के लिए। इनके सिंबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम जीन की बात करें तो क्राई जीन के लिए भी यूज़ होता है, प्रोटीन के लिए भी, लेकिन जीन के केस में सारे के सारे लेटर्स स्मॉल फॉर्म में लिखे जाते हैं, जबकि प्रोटीन के लिए जो क्राई का C है वो कैपिटल में लिखा जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री हो गई है टू अलाउ कल्टिवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी कॉटन, लेकिन कॉटन के अलावा ब्रिंजल, सोयाबीन में भी इसको वाइडली यूज़ किया जा रहा है आजकल। और इसी वजह से इंडिया में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मालवा रीजन की बात करें या दूसरे एरियाज़ में जहाँ पे कम पानी की वजह से ये नहीं हो पाता था। दूसरा एप्लीकेशन है पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप करना। एक निमेटोड होता है बच्चे, जो कि ह्यूमन बींग्स में भी मिलता है, मेलेडोगाइनी इनकोग्निटा। ये क्या करता है? ये टोबैको प्लांट की रूट्स को डिस्ट्रॉय करके क्रॉप प्रोडक्शन को कम कर देता है। अब एक नया मेथड डेवलप किया गया जो कि डिपेंड करता है या बेस्ड है एक प्रोसेस RNA इंटरफेरेंस के बीच।
ये आरएनए इंटरफेरेंस कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म जो सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। अब इस मेथड में क्या किया गया, साइलेंसिंग की गई, ब्रेकिंग की गई स्पेसिफिक एमआरएनए की, जिससे कि उसको चेंज किया जा सके और प्रोटीन जिन पे निमेटोड डिपेंडेंट नहीं है वो बने। तो इसके स्टेप्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले निमेटोड स्पेसिफिक जीन को हमने आइसोलेट कर लिया एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के हेल्प से। अब इससे क्या हुआ कि 2 स्ट्रैंड्स बने, सेंस जिसको हम कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं और टेम्पलेट स्ट्रैंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो एंटी सेंस स्ट्रैंड। अब दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के और इससे बन गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसको डीएसआरएनए भी कहते हैं। अब क्लीवेज करते हैं इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की, ये हो गया इनिशियल स्टेप। हर siRNA कॉम्प्लेक्स जिसमें राइबोन्यूक्लियेज भी है एक आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कहा जाता है RISC, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। siRNA अब अनवाइंड कर जाएगा और RISC एक्टिवेट हो गया। देखिए समझिए चीज़ों को, RISC एक्टिवेट हो गया है और siRNA अनवाइंड हो गया है। अब जैसे ये RISC एक्टिवेट होगा ये टारगेट करेगा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल को जो मैसेंजर आरएनए है, और जो siRNA है उसके स्ट्रैंड एक्ट करेंगे, उसको गाइड करेंगे टू कट दिस ट्रांसक्रिप्ट्स इन द एरिया जहाँ पे ये siRNA बाइंड करेगा mRNA पे। और जब mRNA पैरासाइट का डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, तो इससे डेथ हो जाएगी निमेटोड की, क्योंकि उसको सर्वाइवल के लिए प्रोटीन ही नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए ये जो टेक्निक है ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ये प्रोटेक्ट करती है ट्रांसजेनिक प्लांट को, जिससे कि वो अपने आप को बचा सके उस पैरासाइट से जो उसके लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट यूज़ हम अगर देखें तो वो है मेडिसिन में। जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है बच्चों, इसने पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया है। कैसे चेंज कर दिया है कि हेल्थ केयर सेक्टर को इसने बहुत इफ़ेक्टिवली इम्पैक्ट किया है। हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड 30 थेरेपेटिक ड्रग्स अप्रूव किए गए हैं, जिसमें 12 तो इंडिया में भी यूज़ किए जाते हैं। तो कौन कौन सी वो ड्रग्स हैं, किसके थ्रू ये सब किया जाता है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आती है, हिरोडिन प्रोटीन आपने सुना होगा। हिरोडिन इज एंटीकोएगुलेंट, राइट। अब इस हिरोडिन जीन को आइसोलेट किया गया और वेक्टर की हेल्प से ब्रासिका नेपस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब जैसे ही ब्रासिका प्लांट ग्रो करेगा, डेवलप होगा, उसके सीड्स में भी वो जीन आ जाएगा, हिरोडिन का जीन आ जाएगा। और कल्टीवेशन के बाद जब एक्सट्रैक्शन होगा ऑयल का, तो उसके साथ साथ हिरोडिन जीन भी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो लार्ज क्वांटिटी में हम इसको ऑब्टेन कर पाएंगे। सबसे वाइडली जो यूज़ है जेनेटिक इंजीनियरिंग का मेडिसिन में, दैट इज़ इंसुलिन। पहले एक मेजर प्रॉब्लम थी कि जो इंसुलिन था डायबिटिक पेशेंट के लिए, वो ऑब्टेन किया जाता था कैटल्स या पिग से, जिसकी वजह से उसमें एलर्जिक रेस्पॉन्सेज आ जाते थे पेशेंट्स में। अब इंसुलिन की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। इंसुलिन है एक पॉलीपेप्टाइड जिसमें 2 चेन है, ए चेन एंड बी चेन। ए चेन में 21 अमीनो एसिड और बी चेन कंटेन 30 अमीनो एसिड। दोनों चेन्स जैसा कि डायग्राम में भी है डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से जुड़े हुए हैं। ए चेन में भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इमेच्योर फॉर्म में एक तीसरा स्ट्रेच, तीसरी चेन सी चेन भी प्रेजेंट होती है, जिसमें 33 अमीनो एसिड होते हैं। और मैच्योरेशन से पहले ये रिमूव हो जाती है। बट प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये आई कि आर्टिफिशियली जब इसको सिंथेसाइज किया गया तो मेजर टास्क था कि इस सी पेप्टाइड को कैसे रिमूव किया जाए। तो इसके लिए 1983 में एक अमेरिकन कंपनी एली लिली ने 2 डीएनए सेगमेंट्स या सीक्वेंसेस बनाई फॉर पॉलीपेप्टाइड ए एंड पॉलीपेप्टाइड बी, और उसके बाद इनको इंट्रोड्यूस कर दिया प्लाज्मिड में सेपरेटली, और डाइसल्फाइड बॉन्डिंग इसके बीच में एस्टेब्लिश कर दी। स्टेप वाइज अगर मैनर में हम देखें, ये पहले आप ये डायग्राम देखिए कि प्रो इंसुलिन में आप देख पा रहे हैं तीनों चेन प्रेजेंट हैं, ए चेन, बी चेन
और सी पेप्टाइड, या ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड, जिसमें 21 एंड 30 अमीनो एसिड आप देख पा रहे होंगे। सी चेन में 33 अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट। अब सबसे पहले क्या किया गया, जो डीएनए था डोनर का उसको आइसोलेट किया गया। देन वेक्टर की हेल्प से रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया गया, कि वेक्टर और डोनर डीएनए के सेगमेंट्स को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट किया गया। आप डायग्राम में बहुत क्लियरली देख पाएंगे कि दोनों चेन्स को अलग अलग कट किया गया। वेक्टर की हेल्प से रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया और लाइगेज एंजाइम ने इनको जोड़ने का काम कर दिया। अब इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई गई रिकम्बिनेंट डीएनए की, और इस रिकम्बिनेंट डीएनए को रेसिपिएंट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दिया गया। अब देखा गया, चेक किया गया कि जो रेसिपिएंट या होस्ट सेल है उसमें ये इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो बहुत देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट इट वाज ए रिमार्केबल डिस्कवरी, राइट। और इसमें इंडिया के एक साइंटिस्ट जो इंडियन ओरिजिन के थे, डॉक्टर सारन नारंग, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया था। अगला जो यूज़ है दैट इज़ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी है क्या बेसिकली, व्हाट इज़ जीन थेरेपी? सिंपल वर्ड्स में बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो एक डिफेक्टिव नॉन फंक्शनल जीन को रिप्लेस कर देना आर्टिफिशियली बाय फंक्शनल हेल्दी जीन, उसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। तो पहला जो क्लिनिकल जीन थेरेपी था वो 1990 में यूएसए में एक 4 साल की बच्ची के ऊपर परफॉर्म किया गया, जिसको थी एडीए डेफिशिएंसी, एडेनोसिन डीएमिनेज, जिसकी वजह से वो सफ़र कर रही थी सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी से। एडीए जीन बहुत ज़रूरी है हमारे इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो इसको कैसे परफॉर्म किया गया, देखिए पहले स्टेप में लिम्फोसाइट्स ली गई ब्लड से, ठीक है, और उनको कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया गया। सेकंड स्टेप में फंक्शनल एडीए जीन जिसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए था, रेट्रोवायरस को वेक्टर की हेल्प के तरह यूज़ करके और इंट्रोड्यूस करवा दिया गया लिम्फोसाइट्स में। लिम्फोसाइट बोन मैरो से ली गई थी और उसमें रेट्रोवायरस वेक्टर यूज़ करके फंक्शनल एडीए जीन उसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, ठीक है। और क्योंकि ये सेल्स इमोर्टल नहीं है तो पेशेंट को पीरियोडिक इन्फ्यूज़न देना पड़ता है। यहाँ देखिए बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है, ठीक है, कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि नॉर्मल ह्यूमन जीन को लेना है, रेट्रोवायरस में इंट्रोड्यूस करना है। रेट्रोवायरस इन्फेक्ट करेगा लिम्फोसाइट्स को जो कि बोन मैरो से ली गई हैं पेशेंट के, उनको कल्चर करवा दिया। अब रेट्रोवायरस इसकी कॉपीज बना रहा है, किसकी, जो फंक्शनल लिम्फोसाइट्स हैं, है ना। और कॉपी बनने के बाद न्यूट्रिएंट मीडिया से इसको वापस से इंजेक्ट कर दिया जाएगा पेशेंट में। बट प्रॉब्लम जैसा कि मैंने आपको बताई कि जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका एक बेसिक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद पीरियडिकली इन्फ्यूज़न करना पड़ेगा, बार बार उनको वो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो अगर ये प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज पे की जाए तो ये एक परमानेंट क्योर हो सकता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही परमानेंट क्योर होगा। स्टेम सेल अगर थेरेपी की जाएगी तो उसको बार बार इन्फ्यूज़न करना पड़ेगा पेशेंट को रिपीटेडली पीरियडिकली, जो फंक्शनल लिम्फोसाइट्स हैं रेट्रोवायरस की हेल्प से ग्रो करवा के इंजेक्ट करवानी पड़ेंगी। सो दिस इज़ द टेक्निक ऑफ जीन थेरेपी जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुई। उसके बाद बात करते हैं मोलिकुलर डायग्नोसिस की, कि जो पहले के जो मेथड थे और ये मोलिकुलर डायग्नोसिस है, इसमें मेजर डिफरेंस क्या है बच्चों? मेन डिफरेंस की बात जहाँ पर आती है, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, चाहे वो सीरम है या यूरिन एनालिसिस है, ये अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम लेते हैं मोलिकुलर मेथड्स, जिसमें चाहे वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, चाहे वो पीसीआर है, चाहे वो एलाइजा है, ये टेक्निक्स स्मॉल क्वांटिटी में भी, माइन्यूट लेवल पे भी अर्ली डिटेक्शन करने में हेल्पफुल होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में डिटेल में देख चुके हैं। 3 स्टेप होते हैं, डिनेचुरेशन, एनेलिंग एंड एक्सटेंशन।
एम्प्लीफिकेशन करना हो जीन का तो उसके लिए वाइडली इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकंड टेक्निक जो आती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो एड्स पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है। एलाइजा टेस्ट अर्ली डिटेक्शन करता है एड्स का, अर्ली डिटेक्शन करता है हेपेटाइटिस का, और ह्यूमन गोरियोनोट्रोपिन जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसके लिए भी इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे डिपेंडेंट है, तो बहुत माइन्यूट लेवल पे म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर लेता है अफेक्टेड पेशेंट्स में। तीसरा है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज़ कर सकते हैं, राइट। एंड लास्टली अब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। वो एनिमल जो किसी फॉरेन जीन को कैरी करे उसको हम कह देते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। क्यों यूज़ किए जाते हैं? नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए। बहुत सारे डिजीज़ लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर्स, या हम बात करें हीमोफीलिया, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, उनको स्टडी करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें अगर मेजरली मैं बात करूं तो ह्यूमन का प्रोटीन होता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि एम्फाइसेमा को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है उसका। और एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल है ट्रांसजेनिक काऊ रोजी का, जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी, इसमें 2.4 ग्राम पर लीटर ज़्यादा प्रोटीन होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल काऊ मिल्क। तो जो ह्यूमन बेबीज़ हैं उनके लिए एक ज़्यादा बैलेंस डाइट है, ठीक है। इसके अलावा इनको यूज़ किया जाता है वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग के लिए, और जो 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं प्रेजेंटली, उससे 95% क्या है, माइस हैं। तो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग के लिए इनको सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा फिनाइल कीटोन यूरिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस के यूज़ ट्रीटमेंट के लिए भी इनको यूज़ करने के अटैम्प्ट किए जा रहे हैं। वैक्सीन सेफ्टी की मैंने बात बता दी आपको। क्लोन की प्रोडक्शन के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, और उसके अलावा डे टू डे लाइफ की जो केमिकल टेस्टिंग है, सेफ टॉक्सिसिटी चेकिंग है, उसके लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं एथिकल इश्यूज़। बेटा जब भी इस तरह के जो एनिमल्स का यूज़ होता है तो उसमें कुछ एथिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं जिनको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उन इश्यूज़ को डील करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दी है जिसको कहते हैं GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। इसमें सारे बायोएथिकल इश्यूज़ को डील किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। इससे रिलेटेड PYQs PDF आपको टेलीग्राम चैनल बायोनीति पे मिल जाएगी, और सैम्पल पेपर्स भी मैंने वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए हैं, ठीक है। तो जो एथिकल इश्यूज़ हैं वो बायोपेटेंट, बायोपायरेसी से भी डील करते हैं। अब बायोपायरेसी क्या है? ये वो टर्म है जो यूज़ की जाती है बायो रिसोर्सेज को बाय MNCs और अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट proper authorization from the countries. Indian Parliament has recently cleared the second amendment of Indian Patent Bill to take these matters into consideration. तो बायोपायरेसी एक बहुत सीरियस इशू है। आपने भी सुना होगा पायरेटेड सीडीज आती हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स आते हैं, तो उसी तरह ऑर्गेनिजम्स के केस में भी होता है। और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल था बासमती राइस ओराइजा सटाइवा, जो इंडियन ओरिजिन का प्रोडक्ट था, बट एक US कंपनी ने इसको पेटेंट करवा लिया। उसके लिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ी। इसी तरह टर्मरिक, नीम के साथ भी केसेस हुए, राइट। और लास्टली हम बात करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टर्मरिक, और जो आयुर्वेदा में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं, जो हमारी लीगेसी रही है। हमारे एंसेस्टर्स बहुत टाइम से इसको यूज़ करते रहे हैं। एंड लास्टली बायो पेटेंट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर एक प्रोडक्ट आपने बना लिया
तो उस पर आपकी अथॉरिटी हो गई है, लाइफ लॉन्ग आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो बायो पायरेसी और बायो पेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट, अवेयर रह के इस पेटेंटिंग माफिया को रोकना है, राइट। होप चीज़ें अब आपको समझ में आई होंगी। स्टिल इफ यू आर हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। कीप स्टडिंग, गुड लक।